आप शांति के लिए राक्षस को खिलाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। राक्षस जब भी जबड़ा खोलता है उसे कुछ खाने को चाहिए। जब तक आप राक्षस को लगातार खिला रहे हैं, सवाल उठता है कि क्या एक राक्षस मुड़कर ये नहीं कहेगा कि जो कुछ भी खाने का था मैंने खा लिया, अब तुम्हारे सिवा कुछ नहीं बचा और मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। 26 अगस्त 1954 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संसद में अपने भाषण में चीन को लेकर यह चेतावनी दी थी। डॉक्टर अंबेडकर की टिप्पणी तिब्बत पर चीन के कब्जे को लेकर थी। 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडांग ने चीनी गणराज्य की स्थापना की। उस समय भारत चीन को मान्यता देने वाले देशों में सबसे आगे था, लेकिन उसके अगले ही साल ड्रैगन ने तिब्बत पर झपट्टा मार दिया। 1950 से 1951 के बीच चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से कब्जा लिया, लेकिन भारत ने जुबानी विरोध से ज्यादा कुछ नहीं किया और चीन के हौसले लगातार बढ़ते चले गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चीन की सब कुछ हड़प लेने की नीति को समझ चुके थे। राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था, तिब्बत पर चीन के कब्जे को मान्यता देकर प्रधानमंत्री ने असल में चीन को अपनी सीमा भारत तक ले आने में मदद की है। इन सारी चीजों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत ने अभी कोई आक्रामकता नहीं दिखाई तो उसे उनकी आक्रामकता देखनी पड़ेगी जिन्हें आक्रामक होने की आदत है। यानी भारत और चीन में युद्ध के जो हालात अभी हैं, उसकी भविष्यवाणी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 65 साल पहले ही कर दी थी। डॉक्टर अंबेडकर की दूरदृष्टि ने चीन की मक्कारी को सबसे पहले पहचान लिया था। साम्यवादी चीन के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा था वो पहले 1962 में सच साबित हुआ और आज फिर से चीन की चालबाजियों पर बाबा साहब के विचार सही साबित हो रहे हैं। बाबा साहब मानते थे कि जिस तरह साम्यवादी रूस ने दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप के 10 देशों पर कब्जा कर लिया था, उसी तरह साम्यवादी चीन भी आसपास के छोटे मोटे मुल्कों पर कब्जा कर लेना चाहता है। राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था, रक्षा का दूसरा तरीका ये है कि रूस और चीन को स्वतंत्र दुनिया के किसी और हिस्से को ना कब्जाने दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर भारत की विदेश नीति को लेकर बेहद नाखुश थे। प्रधानमंत्री नेहरू जिस तरह से विदेशी मामलों को लीड कर रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर को उसमें कई खामियां नजर आती थी। हिंदू कोड बिल पास न होने पर 27 सितंबर 1951 को लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देते वक्त बाबा साहब ने जो कारण बताए थे, उसमें तीसरा कारण विदेश नीति था। अपने इस्तीफा भाषण में उन्होंने कहा था, तीसरी वजह जो सिर्फ मेरे असंतोष के लिए नहीं बल्कि वास्तविक चिंता का कारण है, वो है देश की विदेश नीति। कोई भी जिसने हमारी विदेश नीति को समझा है और इसके साथ ही भारत के प्रति अन्य देशों के रुख को देखा है, वो हमारे प्रति उनके दृष्टिकोण में आए अचानक बदलाव को समझने में विफल नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 को जब हमने एक स्वतंत्र देश के रूप में अपना जीवन शुरू किया तो कोई भी ऐसा देश नहीं था जो हमारा बुरा चाहता हो। दुनिया का हर देश हमारा दोस्त था। आज 4 साल के बाद हमारे सभी दोस्त हमसे दूर हो गए हैं। हमारा कोई दोस्त नहीं बचा है। खासकर चीन के तुष्टीकरण के लिए नेहरू जिस तरह से सब कुछ नजरअंदाज कर रहे थे, उसको बाबा साहब बेहद खतरनाक मानते थे। नेहरू ने माओ जेडांग के साथ पंचशील का समझौता किया, लेकिन तिब्बत में बौद्ध लोगों पर हुई क्रूरता को देखकर बाबा साहब कहते थे कि समझौते का चीन के लिए कोई मतलब नहीं है। 26 अगस्त 1954 को राज्यसभा में उन्होंने कहा था, हाँ, प्रधानमंत्री माओ द्वारा साइन किए गए पंचशील सिद्धांत पर निर्भर हैं, जिसे तिब्बत की अहिंसा संधि में शामिल किया गया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नेहरू को पंचशील के इस सिद्धांत को गंभीरता से लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचशील बुद्ध धर्म का अहम हिस्सा है, इसलिए अगर माओ को पंचशील में भरोसा होता तो वो अपने मुल्क में बौद्ध लोगों के साथ अलग व्यवहार करते। राजनीति में पंचशील की कोई जगह नहीं। साम्यवादी देश 2 सिद्धांतों पर चलते हैं। पहला, नैतिकता हमेशा बदलती रहती है, वहां कोई नैतिकता नहीं है। दूसरा, आज की नैतिकता कल की नैतिकता नहीं है।
आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, पूंत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बाबा साहब ने भी चालबाज चीन की हरकतों का उसी वक्त अंदाजा लगा लिया था। हम सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतीय हैं। ये नारा देने वाले बाबा साहब के लिए देश सबसे ऊपर था। वो साम्यवाद को लोकतंत्र का दुश्मन मानते थे। वो समझ चुके थे कि साम्यवादी चीन की फितरत हिंसक है। उन्होंने चेताया था कि चीन की गुंडागर्दी जंगल में आग की तरह फैलती जाएगी। क्या साम्यवाद और लोकतंत्र साथ काम कर सकते हैं? क्या ये दोनों साथ रह सकते हैं? ये उम्मीद की जा सकती है कि इन दोनों के बीच कोई टकराव नहीं होगा, लेकिन सिद्धांत यही है कि साम्यवाद जंगल की आग की तरह है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाती जाती है। हो सकता है कि साम्यवादी देशों से दूर रहने वाले देश ये सोचें कि उन तक पहुंचते पहुंचते आग खुद ही बुझ जाएगी या फिर उन तक कभी पहुंचेगी ही नहीं। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि इंसान और जंगल की ये आग साथ रह सकते हैं? बाबा साहब कहते थे कि भारत को चीन की जगह दुनिया के बाकी शक्तिशाली देशों से दोस्ती करनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद मांगी जा सके। लेकिन भारत ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी गुट में शामिल न होने के लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का रास्ता अपनाया। दरअसल प्रधानमंत्री नेहरू नहीं चाहते थे कि हाल ही में आजाद हुए भारत को दुनिया के शक्तिशाली देशों की होड़ में शामिल कर दिया जाए। नतीजतन जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया तो हमारे साथ कोई मजबूत दोस्त नहीं था जो ड्रैगन पर लगाम लगाने के लिए हमारे साथ युद्ध में शामिल हो जाए। बाबा साहब ने संसद में इस बारे में आगाह किया था। 350 करोड़ के सालाना टैक्स में से 180 करोड़ हम सिर्फ रक्षा पर खर्च कर रहे हैं। इसके मुकाबले शायद ही कोई दूसरा खर्च हो। यह हमारी विदेश नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमें अपनी रक्षा के लिए खुद ही सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिस पर हम आपात स्थिति में मदद के लिए निर्भर रह सकें। मुझे हैरानी होती है कि क्या ये विदेश नीति का सही प्रकार है। शायद इसीलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो भारत किसी और ही मुकाम पर होता, क्योंकि बाबा साहब अपने समय से बहुत आगे की सोच सकते थे। वो उस दौर में साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव को लेकर दुनिया को चेताते थे। 20 नवंबर 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा था, साम्यवादी अपने विरोधियों के प्रति हिंसा और हत्या पर उतारू हो जाते हैं। बुद्ध और मार्क्स में यही मूल अंतर है। बुद्ध अपने सिद्धांतों के अनुपालन के लिए समझाने, बुझाने, नैतिक शिक्षा और स्नेह का सहारा लेते हैं। वे अपने विरोधियों को प्रेम से जीतते हैं, शक्ति से नहीं। बुद्ध कभी भी हिंसा की अनुमति नहीं देते, जबकि साम्यवाद में हिंसा की इजाजत है। बेशक साम्यवाद का परिणाम अतिशीघ्र दिखता है, क्योंकि जब वे अपने विरोधियों को ही नष्ट कर डालते हैं तो उनके सामने कोई बाधा नहीं रह जाती। भारत बुद्ध की बात करता है और चीन युद्ध की। जमीन से लेकर समंदर तक और आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक चीन सब कुछ हड़प लेना चाहता है। उसकी इस भूख को बाबा साहब 65 साल पहले ही समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने भारत के हुक्मरानों को आगाह किया था। उनकी दूरदर्शिता ने चीन का असली चेहरा देख लिया था। मौजूदा दौर में भी भारत सरकार को बाबा साहब के इन विचारों से सीख लेनी चाहिए।